नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। आग में झुलसी महिला का अभी तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम, एमटीएम मोर्चरी के बाहर मृतका के परिजनों का धरना। एम्स अस्पताल में ऑपरेशन कर महिला के पेट से निकाला टॉवेल, 3 महीनों से दर्द से परेशान थी महिला। मान्यता चुनाव के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की ओर से निकाली गई हुक्का रैली। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सोमवार को जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। उनके साथ केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार सचिव डॉक्टर पुण्यश्री श्रीवास्तव भी शामिल हुए। इस मीटिंग में एम्स, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज व सीएमएचओ विभाग के अधीन आने वाले चिकित्सा अधिकारियों ने भी भाग लिया। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एलएचवी, सीएचओ, आशा कोऑर्डिनेटर, बीपीएम, चिकित्सा अधिकारी, बीसीएमओ, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीपीएम, डीएनओ, आरसीएचओ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए मिशन मोड में काम करें, साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब, टाइफाइड आदि मौसमी बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों में रैपिड रेस्पॉन्स टीमें भ्रमण कर गंभीर रोगी की जांच एवं उपचार प्रदान करे, आवश्यकता होने पर चिकित्सा संस्थान में रेफर करे तथा बचाव व नियंत्रण संबंधित कार्यों यथा एंटी लार्वल, मच्छररोधी फॉगिंग, सोर्स रिडक्शन आदि गतिविधियों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करे। चाइल्ड डेथ रिव्यू रिपोर्टेड ओडीके इज 0। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अभी एक लेटर आया था, बड़ा सीरियसली। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के एक्यूट केयर वार्ड में आग लगने से झुलसी महिला मरीज की कुछ दिनों बाद हुई मौत को लेकर मृतका के परिजनों का एमडीएम मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। मृतका के परिजनों का कहना है कि पेट में दर्द की शिकायत के चलते महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और महिला का मुंह झुलस गया था। उसके बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन द्वारा दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों का कहना है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कार्मिकों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए एवं ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग कर्मी को भी निलंबित कर उसकी जांच होनी चाहिए। परिजनों ने चेतावनी दी है कि जब इस मामले में पूरी जांच नहीं होगी तब तक मृतका के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया जाएगा। तारीख को इंदिरा देवी को यहाँ भर्ती किया गया था। उसके कोई पेट में दर्द था, उसका इलाज चल रहा था, नॉर्मल थी, वो वार्ड में इलाज चल रहा था उसका। पेट में कोई पानी वानी की शिकायत थी। 16 तारीख को जो उसके ऑक्सीजीमीटर लगा हुआ था उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और लड़के के करंट आया था, उसके इंदिरा देवी के लड़के के। उसने हॉस्पिटल प्रशासन को बताया भी कि इसके अंदर करंट आ रहा है। उसी रात 17 तारीख को उस शॉर्ट सर्किट की वजह से मास्क के अंदर आग लगी और इंदिरा देवी का मुंह वगैरह सब जल गया था। वहाँ पर कोई घंटे पर कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं था वार्ड के अंदर, ना कोई डॉक्टर था। और वहाँ उसके पति और उसका जो बच्चा था उन्होंने जाकर के उसको बुझाया और बुझाने के बाद में 1 घंटे बाद में स्टाफ का वेट करते रहे। फिर जो दूसरे मरीज थे उनके जो परिजन जाकर के स्टाफ को बुला के लाए और स्टाफ ने फिर उसको आनंद फानंद में आईसीयू में भर्ती कर दिया और 3 दिन तक वो तड़पती रही आगे झुलसने से और उसकी तबीयत धीरे धीरे ज़्यादा खराब होने लगी और अंततः तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद में अभी तक उसकी बॉडी मोर्चरी में पड़ी है। उसके परिजनों की मांग है कि भाई जो जिस स्टाफ की मतलब गलती थी उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों को दंड दिया जाए और मृतका को न्याय दिया जाए। सर, हम 12 तारीख को हमारी बीवी को यहाँ भर्ती करवाया। वो पेट के अंदर वो पानी भरी जा थोड़ा बहुत। जब मैं इधर लाया अस्पताल में
हिंदी मारवाड़ी में अस्पताल में भर्ती कराई सा जने पचे भर्ती कराई पचे कासे दिन में पचे ये मार बच्चा रे करंट आया साहब 16 तारीख का करंट आया। जब मेरे को ये बताया कि पापा मेरे अंगुली में करंट आ गया जन साहब मैं कहो कि भाई करंट आएगा। डॉक्टर साहब आया, डॉक्टर साहब ने बताया कि साहब इधर करंट आवे क्यों है तो ऐसे ऐसे करता है वो तार जो चढ़ 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 आवाज करता वो सर्किट जो सुनसाड़ करता अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग तो ये है सर हमारे को न्याय चाहिए और क्या साहब और जो को है ऊपर कार्रवाई चाहिए और साहब है सरकार और नेम वो हमारे को मांग चाहिए और क्या चाहिए हमारे ये चाहिए साहब। कुचामन के राजकीय अस्पताल में एक महिला के सिजेरियन प्रसव के दौरान डॉक्टरों ने उसके पेट में एक टॉवेल छोड़ दिया। इसके चलते महिला करीब 3 माह तक पेट दर्द से परेशान रही। कई हॉस्पिटलों में चक्कर काटने के बाद वह जोधपुर के एम्स अस्पताल पहुंची, जहां जांच के बाद उसके पेट में 15x10 साइज का एक टॉवेल मिला, जिसे डॉक्टरों ने सर्जरी कर निकाला। आपको बता दें कि महिला के पेट में टॉवेल छोड़ने की वजह से पिछले करीब 3 माह से वह दर्द से परेशान थी। डॉक्टर ने प्रसव के दौरान लापरवाही बरती। इतना ही नहीं, टॉवेल अंदर होने के बावजूद महिला के टाके भी लगा दिए। उसके बाद महिला करीब 3 महीने तक तेज पेट दर्द से परेशान रही, लेकिन इस लापरवाही का पता नहीं चल सका। महिला ने कुचामन के सरकारी अस्पताल से लेकर मकराना के प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में भी दिखाया। इसके अलावा अजमेर में भी जांच कराई तो डॉक्टरों ने सिटी स्कैन कर पेट में गांठ बता दी थी। इसके बाद महिला के परिजनों से एम्स लेकर आए। यहां जांच में इस लापरवाही का खुलासा हुआ। 1 जुलाई 2024 को प्रसव पीड़ा होने के दौरान मरीज जो है कुचामन रीवाणा अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उनको एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म होने के बाद प्रसव पीड़ा का दर्द तो था ही महिला के, बाद में लगातार बच्चा होने के बाद 3 महीने तक पेट दर्द बना रहा। इसके दौरान वो अलग अलग अस्पताल में दिखाने गए लेकिन इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद एम्स जोधपुर ने सर्जरी करते हुए एक मेडिकल गोज निकाला और उसके बाद हमें पता चला कि सिजेरियन के दौरान रीवाणा कुचामन अस्पताल जो है उसने एक कपड़ा पेट में छोड़ दिया था। इस मामले में हमने सीएमएचओ को और अनेक आईओ को शिकायत की, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई। इस मामले में हमने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक 482 फाइल किए, जिसमें हमने एफआईआर होने के डायरेक्शन चाहे हैं और इस मामले में एम्स के डॉक्टर को शामिल करने के लिए एक पिटीशन फाइल की है। जोधपुर के निकटवर्ती बालेसर के गोपालसरा गांव में पड़ोसी द्वारा घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में बच्ची के परिजनों ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान परिजनों द्वारा बताया गया कि बच्ची के घर वाले किसी कार्य के लिए बाहर गए हुए थे, तब पड़ोसी खेत का कृषक पोलाराम बच्ची को अकेला देखकर घर में घुसा, उसके साथ जबरदस्ती करते हुए छेड़खानी की। शाम को जब घर वाले वापस आए तो बच्ची ने सारी आपबीती सुनाई, जिस पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। परंतु इस पूरे मामले में पुलिस ने किसी राजनीतिक दबाव के चलते उल्टा परिवादी पर ही राजीनामा करते हुए दबाव बनाते हुए आरोपी पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिससे संबंध में पूर्व में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को सूचना भी दी गई। परंतु सोमवार को फिर परिजनों द्वारा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। एक कुछ टाइम पहले ना सर, घर में हम कोई बाहर कोई फंक्शन में गए हुए थे, बच्ची घर पे अकेली थी और पास में ही खेत में काम करने वाला कृषक है ना, वो घर के अंदर घुसा, बच्ची को पकड़ा। ठीक है, हमने एफआईआर की, पुलिस वालों ने एफआईआर को रफा दफा कर दिया और उसको भेज दिया वापस। घूस वगैरह जो लेके उन्होंने उनको छोड़ दिया। अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बच्ची को रोज धमकियां दे रहे हैं। घर के अंदर, घर के जो जाली है लगी हुई है, तारबंदी की हुई है, तारबंदी के अंदर से गाड़ी लेके आते हैं, रेस मारते हैं, धमकियां देते हैं, घर से उठा देंगे, वो कर लेंगे। पुलिस वाले तो हमारी जेब में है, पैसे फेंक रखे हैं। आज आप तीसरी चौथी दफे हम आए। पहले एसपी साहब ने भी इनको ना अरेस्ट करने के लिए बोला था, अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। अब एसपी साहब चेंज हो गए, अब दोबारा हम आए यहाँ पे। कब की घटना है ये? घटना लमसम 4 महीने हो गए सर। 4 महीने परेशान हो गए सर हम। 4 महीने गए, 4 महीने से लमसम हो गए और अब तो सब परेशान हो चुके हैं। बच्चे की पढ़ाई छूट गई सर, अभी स्कूल नहीं जा पा रही है। गाँव कौन सा है? गोपाल सर, बाकरी वाला बास।
और बच्ची में के उठा के ले जाएंगे, और खाली पेपर लेके आया घर पे लेके आया, जो को सहन कराया मोर सहन करा के धमके देवे घरे आन, पुलिस वाला देवे करसो देवे धमके मन घरे आन, तार बच्ची ने उठा ले जाओ, घूम जमार साहब के मैं तार बच्ची ने उठा ले जाओ, और जेठ सान ठोक दिया एक दड़े, मारे बड़ा पापा आता है मैन बच्ची रा सको ने अभी ठोक के भाग गए कि मैं तो ऊंधा केस कर दूंगा तोर माते, मोर मात केस करे पासो मन कार्रवाई क्यों को पकड़ा मेरे पास, मोरी कार्रवाई करो हम पास। जोधपुर के सांगरिया फाटा चौराहे से पाल गांव की तरफ जाने वाली रोड पिछले कई सालों से टूटी हुई है। रोड टूटने के कारण दुकानदार धूल मिट्टी से परेशान हो रहे हैं, साथ ही आए दिन सड़क पर दुर्घटना भी होती रहती है। पूर्व अध्यक्ष संतोष सारण ने बताया कि सांगरिया व्यापार मंडल ने पूर्व में विधायक जेडीएस सहित पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखित में रोड बनाने के लिए अवगत करवाया, पर हर बार इनको आश्वासन ही मिला, जिसके बाद आखिरकार परेशान होकर सोमवार को व्यापार मंडल के अध्यक्ष पीपी पटेल के साथ व्यापारियों ने सांगरिया फाटा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन दिया। सूचना पर बासनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रास्ता खोला। सांगरिया व्यापार मंडल द्वारा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल को रोड निर्माण के लिए वार्ता की गई। मौके पर प्रतिनिधि अशोक पटेल ने आश्वस्त किया कि 1 महीने के अंदर जेडीए द्वारा रोड कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। सभी सांगरिया फाटा व्यापार बंधुओं को ये निवेदन किया जाता है कि आज सांगरिया फाटा व्यापार मंडल के लिए पाल पशु मेला रोड जो 7-8 वर्षों से नहीं बन रही थी, बड़ी व्यापारी हमारे परेशान थे, इसलिए सभी के दुख दर्द को समझते हुए आज हमने धरना दिया है मेन सांगरिया फाटा चौराहे पर। तो धरने पर जब जेडी अधिकारी को सूचना प्राप्त हुई और हमारे जोगाराम जी पटेल राजस्थान के मंत्री, कानून मंत्री, उन्होंने अपने सुपुत्र को भेजा और आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर पाल पशु मेला रोड को बना दिया जाएगा। किसी भी हालत के अंदर अगर 1 महीने तक अगर ये रोड नहीं बनती है तो हम सभी फिर से सांगरिया फाटा व्यापार मंडल के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा, महा आंदोलन किया जाएगा। और इसलिए व्यापार मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने शक्ति में शक्ति दिखाई। आभार व्यापार मंडल। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, सांगरिया फाटा व्यापार मंडल जिंदाबाद, सांगरिया फाटा व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर अध्यक्ष जगदीश जाट के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नर्सिंग संवर्ग की 17 वर्षीय मॉडिफाइड एसीपी नई भर्ती से पहले पुराने कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर बैंक खोलने, मेडिकल कॉलेज में कार्यभार और विभागों की बढ़ती संख्या देखते हुए 1000 पद नर्सिंग अधिकारी और 200 पद वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के सृजित करने, यूटीबी नर्सिंग अधिकारियों के 1 वर्ष का एक्सटेंशन जारी करने जैसी मांग की गई। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ द्वारा एसोसिएशन को आश्वस्त करते हुए कहा गया कि इन सभी मांगों पर विचार करते हुए जल्दी उचित कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान सुनीता पुरोहित, अनिल बिश्नोई, सुरेंद्र गोदारा, रितेश सिसोदिया, ज्ञान सागर मीणा, पवन मालव आदि नर्सिंग अधिकारी उपस्थित रहे। आज प्रमुख चिकित्सा सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन दिया, जिसके अंदर हमने एमएससीपी तथा इस भर्ती से पहले जो ट्रांसफ़र नहीं हुए पहले कर्मचारियों को उसका ट्रांसफ़र खोलने, यूटीबी के एक्सटेंशन तथा डीपीसी तथा जोधपुर में क्वार्टर बनाने तथा जो ऑनलाइन पोर्टल उनमें नर्स ग्रेड द्वितीय और इन पदनामों को नर्सिंग अधिकारी आदि करने और काफ़ी मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया। जिसके साथ साथ हमने नर्सिंग अधीक्षक जिनका पदस्थापन नहीं आया उनकी मांगें भी रखी और नर्सिंग कैडर रिव्यू को पूर्ण किया रखा। और इस संबंध में मैडम ने कहा है कि मैं पूरे ज्ञापन आपके ढंग से देखूंगी तथा इस पर जयपुर स्तर पर मैं जाकर अपने स्तर पर कार्रवाई करूंगी और इसमें हमारे खूब साथी साथ रहे और उन्होंने काफ़ी मुद्दे रखे। जगदीश जाट, अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की ओर से रेलवे द्वारा करवाए जा रहे मान्यता चुनाव के लिए सोमवार को हुकार रैली निकाली गई। हुकार रैली यूपीआरएमएस मंडल कार्यालय से रवाना होकर डीआरएम कार्यालय, रेलवे अस्पताल, जेडीएस सर्कल होते हुए सामुदायिक भवन पहुंची। यूपीआरएमएस की हुकार रैली का प्रतिनिधित्व जोनल महामंत्री विनोद मेहता, कार्यकारी महामंत्री अजय शर्मा, मंडल अध्यक्ष चूड़ाराम गुर्जर, मंडल सचिव एनजे सिंह ने किया। रैली में जोधपुर रेल मंडल के कर्मचारियों ने भाग लिया। हुकार रैली सामुदायिक भवन पहुंचने पर सभा में बदल गई। यूपीआरएमएस की सभा को संबोधित करते हुए जोनल महामंत्री विनोद मेहता ने कहा कि
यूपीआरएमएस रेल कर्मियों के हितों की रक्षा प्रतिबद्ध है और रेल कर्मियों के हितों के लिए आर पार के संघर्ष को तैयार है। मेहता ने रेलवे द्वारा करवाए जा रहे मान्यता के लिए चुनाव में यूपीआरएमएस को मत व समर्थन देकर विजय बनाने का आह्वान किया। मेहता ने स्पष्ट किया कि एनपीएस पर यूपीएस ने ओपीएस लागू होनी चाहिए, तब ही रेल कर्मियों व उनका भविष्य सुरक्षित है। जोनल उपाध्यक्ष भरत लाल मीणा ने यूपीआरएमएस की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। सभा में पदाधिकारियों ने संबोधित कर चुनाव में यूपीआरएमएस को मतदान करने की अपील की। उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर मान्यता के चुनाव 4, 5, 6 तारीख को होने हैं। आज चुनावी सभा का यहाँ पे आयोजन किया गया है। हम यहाँ सब साथियों को बताने आए हैं कि हमें ना एनपीएस चाहिए, ना ओपीएस चाहिए, ना यूपीएस चाहिए, ना ओपीएस चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ हमें ओपीएस चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो यूपीएस के प्रेमी हैं, जिन्होंने यूपीएस को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके बारे में भी यहाँ बताने आए हैं। जिन्होंने एनपीएस को बढ़ाने का काम किया है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताने आए हैं। और निश्चित रूप से भारत सरकार, आपको सबको पता होगा कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया है। जब 100वीं अर्थव्यवस्था था, जब हमको ओपीएस मिल रही थी, आज की तारीख में सरकार को ओपीएस नहीं देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आर्थिक स्थिति टॉप पे चल रही है और जीडीपी के अंदर तीसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं, तो ना करने का हमारे को कोई प्रश्न नहीं है। यही यहाँ पे समझाने लोगों को आया कि उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन निश्चित रूप से बिना ओपीएस के कोई समझौता नहीं करेगी। आपका परिचय? मैं विनोद मेहता, जनरल सेक्रेटरी उत्तर पश्चिम रेलवे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में 27 से 29 नवंबर तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन माइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इस अवसर पर माइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं बैठक का आयोजन भी किया जाएगा एवं सोसाइटी के संस्थापक प्रोफेसर CV सुब्रमण्यम की 100वीं जयंती का उत्सव भी मनाया जाएगा। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ज्ञानसिंह शेखावत एवं आयोजन सचिव प्रोफेसर प्रवीण गहलोत ने बताया कि राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय फंगल फ्रंटियर्स, जैव विविधता, जैव अणु एवं जैन अभियांत्रिकी के साथ सतत विकास में उपयोगिता रखा गया है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत के विभिन्न राज्यों के लगभग 400 वैज्ञानिक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी भाग लेंगे। राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन सह सचिव डॉक्टर शरद बिस्सा ने बताया कि राष्ट्रीय संगोष्ठी की 5 थीम रखी गई है। ये जो बॉटनी डिपार्टमेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, इसका जो टाइटल है वो फंगल फ्रंटियर्स है। फंगल फ्रंटियर्स हम समझते हैं कि जो मशरूम है वो भी फंगल का ही पार्ट है। और इस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि ये माइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित होती है, हर वर्ष ये होती है, अलग अलग होता है। जोधपुर में ये पहली बार हो रही है। और क्योंकि वनस्पति शास्त्र विभाग इस वर्ष अपने स्थापना के 75 वर्ष भी पूर्ण कर रहा है, तो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन भी होगा इसके अंदर। क्योंकि ये माइकोलॉजिकल सोसाइटी क्योंकि पैन इंडिया कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें करीब करीब 400 से ज़्यादा डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके अंदर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो पद्मश्री प्रोफेसर प्रमोद टंडन साहब हैं, और उसके साथ ही IIT के डायरेक्टर्स, काजरी के डायरेक्टर, एम्स के डायरेक्टर, इनको भी हमने आयोजन में आमंत्रित किया है। चूँकि इसमें फंगल स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे ही है, तो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं फंगस के उस पे उसका पूरा फोकस रहेगा। तो जो पूरे वर्ष भर जो कार्य फंगस रिसर्च के अंदर हुए हैं पूरे इंडिया में, जो डेलीगेट्स है वो अपना टेक्निकल पेपर, रिसर्च पेपर्स और द रिव्यू पेपर्स हैं वो इसमें पढ़ेंगे, और करीब 150 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इसमें पढ़े जाएंगे, जो कि पैरेलल सेशंस में होंगे। 4 पैरेलल सेशन इसमें हमने किया है, और पूरी बॉटनी डिपार्टमेंट पूरी तरह से इसमें सज्ज है, पूरी तरह से इसके अंदर तैयार है इस पूरी कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने के लिए।
और हम आशा करते हैं ये पूरे 3 दिन बड़े ही उत्साहपूर्वक हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। मैं आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ, वनस्पति विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में माइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं बैठक का आयोजन वनस्पति विभाग की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य विषय फंगल फ्रंटियर रखा गया है। फंगल फ्रंटियर्स के अंदर वे फंजाई या वे फफूंदी आती है, जैसे मशरूम, आप लोग जैसे सामान्य भाषा में मशरूम बोलते हो, ये भी फंगस का भाग है, या एस्परजिलस है, या कैंडिडा जो मानव रोग करता है, ये भी फंगस का भाग है। इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण फंगस है, इन पर शोध विषय पर हम गहन चर्चा करेंगे। आपको मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक था जो फंगस से प्राप्त हुआ था, उसने चिकित्सा विज्ञान में नई क्रांति ला दी थी। इसी प्रकार से ईस्ट फंगस से 2 एंजाइम्स प्राप्त हुए थे, जिससे ब्रेवरी इंडस्ट्री में और बेकरी इंडस्ट्री में नई क्रांति आ गई थी। तो हमने इस प्रकार के विषय को इसलिए चुना है क्योंकि आने वाला समय बायोमोलिक्यूल्स का होगा, और बायोमोलिक्यूल्स का हम जैव अभियांत्रिकी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के तहत उसका उत्पादन करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले देश का भविष्य बायोमोलिक्यूल्स पर निर्भर करेगा। जिस देश के पास बायोमोलिक्यूल्स होंगे वो देश चिकित्सा में, औद्योगिक में, पर्यावरण संरक्षण में और अन्य क्षेत्रों में सबसे आगे होगा। धन्यवाद। रेलवे पेंशनर्स के लिए जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल में सोमवार को बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप आयोजित किया गया। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SR बुनकर ने बताया कि DRM पंकज कुमार सिंह के निर्देशानुसार रेलवे पेंशनर्स की सुविधा को देखते हुए अस्पताल की OPD समयावधि में सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक शिविर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए गए। इसके लिए अस्पताल में अलग से व्यवस्था सुनिश्चित की गई। वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक विक्रम सिंह सेनी के अनुसार पेंशन भोगियों की परेशानियों को कम करने के लिए जोधपुर मंडल पर मेगा डिजिटल लाइफ कैंपेन 3.0 चलाया जा रहा है, जिसमें पेंशन भोगी आसानी से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन भोगियों को पेंशन की निरंतरता के लिए प्रतिवर्ष 1 से 3 नवंबर तक बैंक में जीवित प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है। रेलवे अस्पताल में सोमवार को आउटडोर अवधि में पेंशनर्स के आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक और PPO की कॉपी जमा कर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए गए। इसके साथ ही पेंशनर्स को ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट स्वयं बनाने के लिए मोबाइल ऐप के संबंध में भी जानकारी दी गई ताकि वह घर बैठकर इस सुविधा का लाभ उठा सके। यहाँ पर इंडियन रेलवे DRM ऑफिस अकाउंट ऑफिस से आए हुए हैं और ये जो कैंप लग रहा है पिछले 3 दिनों से लगी रहा है, गुरु, शुक्र और अभी मंडे को लगा हुआ है। यहाँ पर पेंशनर को सिखाया भी जा रहा है और अगर किसी के पास मोबाइल ना हो, कुछ ऐसी समस्या हो, तो इस कैंप के जरिए उनके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा भी किए जा रहे हैं, सबमिट भी किए जा रहे हैं एक्चुअली। अब आप देखेंगे यहाँ पर जितना आप देख सकते हैं इस तरीके से कि कितने पेशेंट इससे लाभान्वित हो रहे हैं। केवल घर बैठे ही आप अपने फेस के ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा किया जा सकता है। और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है DLC 3.0, उसका लाभ अभी 8% में यहाँ पर हॉस्पिटल है, जोधपुर डिविजनल हॉस्पिटल, यहाँ पर कई पेशेंट लाभान्वित हो रहे हैं इस स्कीम के जरिए। अभी तक 8% हम 3 जने हैं, कम से कम सुबह से जो है 45 से 50, मोर देन 50 की एंट्री तो हमारे पास है, जिनकी हम एंट्री कर चुके हैं। मोर देन 55 से ज्यादा तो हो चुके हैं। समाज सेवी स्वर्गीय हीराराम धतरवाल कलाऊ की जयंती के अवसर पर चौबासी हाउसिंग बोर्ड स्थित श्री आदेश नशा मुक्ति केंद्र विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सुबह 9 बजे हुआ। मुख्य अतिथि आदर्श शर्मा ने रक्तदान की आवश्यकता पर जोर देते हुए सभी से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदाता इस पुण्य कार्य में भाग ले और अपने रक्तदान के माध्यम से किसी की जिंदगी बचाए। उन्होंने कहा, रक्तदान महादान है जो किसी न किसी के लिए जीवनदान हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान कई स्थानीय रक्तदाताओं ने भाग लिया और रक्तदान के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन किया। इस शिविर में पौधारोपण का भी आयोजन किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। परम मित्र स्वर्गीय श्री अपने हीराराम जी धतरवाल कलाऊ की याद में जन्म जयंती पर आज हमने 25/11 को रक्तदान शिविर, विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है। और ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए जोधपुर में समस्त ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देख के ये आयोजन रखा गया है। और जो मेरा भाई, जो स्वर्गीय भाई हीरू, वो खुद भी बड़ा एक समाज सेवी था और उनकी याद के अंदर और आज हमने और हमारे सभी परम मित्रों ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है यहाँ हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर में।
और मैं सभी रक्तदाताओं से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, ताकि हमारे ब्लड बैंकों में जो हमारे भाई परिवारजन एडमिट होते हैं, भर्ती होते हैं, तो उनको रक्त के लिए कहीं किसी को दौड़ना ना पड़े और रक्त की कमी को पूरी कर सके। हमें सभी को रक्तदान करना चाहिए। इसलिए तहे दिल से धन्यवाद जो रक्तदाता पधारे हैं और सभी का आपका। राजस्थान समावेशिता और सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तहत समली कैफे अब आम जनता के लिए खोला गया। यह कैफे राजस्थान का पहला ऐसा स्थान है जिसे पूरी तरह से LGBTQ समुदाय के सदस्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है। समली सराय, जिसे इस वर्ष की शुरुआत में उद्घाटित किया गया था, केवल एक कैफे या बुटीक नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान है जो भेदभाव और हाशिए पर होने का सामना कर रहे हैं। केंद्र घरेलू हिंसा से बचने वाली महिलाओं और हिंसा या परिवार द्वारा अस्वीकार किए गए LGBTQ व्यक्तियों को आपातकालीन शरण प्रदान करता है। नमस्ते। आज हमारा संभाली कैफ़े चालू हुआ है जो कि पूरा ही मैनेज करा जाता है अल्पसंख्यक समलैंगिक लोगों से। आप आइए, आपका बहुत वेलकम है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग नीचे सेंटर और दस्तकार चलाते हैं। नीचे हमारी बुटीक है जहाँ पे हम औरतों को सिलाई बुनाई की शिक्षा देके यहीं पे काम रोज़गार मिलता है। बच्चे जिनकी माँ बाप पढ़ाई वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और गोविंद सर जो हैं वो बहुत बड़ा कदम उठाया उन्होंने और हमारे लिए पब्लिक के लिए एक हम लोगों के लिए स्टैंड लिया है, तो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं वो। और आप भी आके देखिए, आपको पसंद आएगा। तो हमारे कैफ़े में हम लोग यहाँ पे जोधपुर की सारी प्रशिक्षित खाने के सामान हम लोग दे रहे हैं, जैसे मिर्ची बड़ा, कचौरी, जो भी बहुत ही प्रशंसित दुकानें हैं यहाँ की। क्योंकि बाहर जाके गेस्ट वगैरह, गंदगी वगैरह होती है या फिर भीड़ वगैरह होती है, तो वहाँ खड़े होकर नहीं खा सकते। तो हमारे यहाँ पे आइए, आप बहुत वेलकम है। यहाँ पे आपको एकदम अच्छी स्वच्छ जगह पे, सुंदर जगह पे सब कुछ, सारा जोधपुर की सारी अच्छी जो भी खाने पान की डिशेज़ हैं वो सब मिलेंगी। तो हमारा जो संचार हो रहा है यहाँ पे सारा अल्पसंख्यक समलैंगिक लोगों का संचार हो रहा है। तो हम आते हैं ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, जहाँ हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जहाँ पे हम अगर काम करने कहीं बाहर काम करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे साथ में भेदभाव होता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। तो हमने यहाँ पे एक सेफ़ जगह बनाई है, एक सुरक्षित ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे हम अच्छे हमारे कम्युनिटी के लोगों के साथ में मिलके काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे जो संचार में लोग हैं वो सारे हमारी कम्युनिटी के हैं। एक पहला राजस्थान का और जोधपुर का ये पहला कैफ़े है जो पूरी तरह से अल्पसंख्यक लोगों के साथ में संचालित किया गया है। मेरा नाम गोविंद सिंह राठौड़ है और मैं समली ट्रस्ट का संस्थापक हूँ। समली ट्रस्ट वर्ष 2007 से महिलाओं के और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। पिछले 6 साल से जो है समली ट्रस्ट एक प्रोजेक्ट गरिमा के तहत जो है लैंगिक अल्पसंख्यक लोगों के जो है मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसी संदर्भ में जो है राजस्थान का पहला लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलित एक हमने समली कैफ़े बनाया है पुराने शहर जोधपुर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जो है इनको रोज़गार प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सकें और किसी भी तरीके की जो है भेदभाव से ऊपर होके और अपने जीवन को जो है बहुत इज्जत से जी सकें और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी द्वारा जोधपुर के चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 11 में बालाजी राधाकृष्ण शिव पार्वती के मंदिर की नींव रखकर शुभारंभ किया गया। बाबूसा की परम आराधिका मंजू बाईसा एवं उनकी टीम के सदस्य RC जैन एवं नीलू कोठारी के सानिध्य में मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस कार्य को गतिशीलता देने में स्थानीय पार्षद नरेंद्र फितानी एवं क्षेत्र के युवा कार्यकर्ता दीपक सोनी अध्यक्ष सहित क्षेत्रवासियों का विशेष सहयोग रहा। आगामी 14 दिसंबर को भव्य कलश यात्रा के पश्चात 15 दिसंबर को लगभग 5000 लोगों की प्रसादी के साथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मंजू बाबोसा के द्वारा की जाएगी। चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड आवासन मंडल ऑफिस के सामने श्री राम उद्यान, जो कि बहुत बड़ा उद्यान है चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड में, उसमें बहुत ही बड़ा एक श्री राम मंदिर बन रहा है जिसमें बाबोसा की असीम कृपा से यहाँ पर राधा कृष्ण की, भगवान जी की मूर्ति, बाबोसा के भगवान जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, ये सारे भगवान यहाँ पे रहेंगे, जिसमें 30 में 30 का ये मंदिर रहेगा। सभी क्षेत्रवासियों ने
बहुत ज़्यादा निवेदन किया, जिसमें सभी ने लिखित में भी दिया और सभी ने, विधायक जी ने, महापौर जी ने, आदरणीय हमारे पार्षद साहब ने भी सहयोग किया, सभी क्षेत्रों से सहयोग किया और बाबूसा की असीम कृपा से यहाँ पर मंदिर बन रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ बाबूसा के पूरे मंदिर के ट्रस्टियों को, भाई साहब जैन साहब को और सभी पदाधिकारी जिन्होंने तन मन धन से यहाँ पर हमारे कार्य में साथ दिया। और आने वाले 14 और 15 दिसंबर को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें सभी जोधपुरवासियों को यहाँ पर निमंत्रण देंगे और कलश यात्रा के साथ में बड़ी प्रसादी होगी मंजू बाईसा जी के नेतृत्व में। तो आप सभी को पधारना है। जय बाबूसा भक्त मंडल जोधपुर का हिस्सा हूँ और मुझे मंजू बाईसा ने आदेश दिया था कि जोधपुर में एक मंदिर बनाना है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज हाउसिंग बोर्ड में ये मंदिर का आज आधारशिला नींव रखे हैं और सबका जो प्रेम और आशीर्वाद देखा उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और शीघ्र ही हम आने वाले 15 दिसंबर को हम इसकी प्राण प्रतिष्ठा मंजू बाईसा के द्वारा करेंगे। वासियों की आज 25 साल से एक तमन्ना थी कि 11-12 सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा पार्क है। इस पार्क को मैंने डेवलप करने की पूरी कोशिश की और डेवलप कर रही पूरी और कोशिश रहेगी मेरी, मगर वार्ड वालों ने एक बहुत अच्छा मेरे से रिक्वायरमेंट की थी कि यहाँ एक अच्छा सा मंदिर बन जाए। तो इसलिए वो बाबूसा बालाजी का एक पर्चा है और मेरे तो कुछ नहीं, अपना भी वो पधारे हैं यहाँ। हमारे राजेश जी भाई साहब, उनको जगह अच्छी लगी और उन्होंने आगे तक मैसेज पहुँचाया। आज इसकी न्यूज़ होगी, बहुत जल्दी मंदिर का उद्घाटन भी होगा और वार्ड वासियों को यहाँ आस्था का बहुत बड़ा एक हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक आस्था का केंद्र बनेगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यालय में परिचालन शाखा बैठक आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए मंडल उपाध्यक्ष जसवीर सिंह चौधरी ने आगामी चुनाव में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मत में समर्थन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे स्टेशन जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जुड़ा हुआ है वह 100 वर्षों से लगातार कर्मचारियों के लिए संघर्षशील है। उसने कर्मचारियों को कई प्रकार की सुविधा दिलाने का काम किया। सभा को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बताया कि भारत सरकार से हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन योजना लागू की जाए। सरकार ने यूपीएस यूनाइटेड पेंशन स्कीम लागू करने का काम किया है, जिसके अंदर कमियां है उसको ठीक कराकर ओल्ड पेंशन योजना की तरह सभी कर्मचारियों को लाभ दिलाने का काम यदि कोई कर सकता है तो केवल और केवल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ही कर सकता है। सभा का संचालन जसबीर सिंह चौधरी द्वारा किया गया। सभा में बन्ने सिंह पवार, राजेश शर्मा, अशोक सिंह मेड़तिया, परमानंद गुर्जर आदि उपस्थित रहे। यहाँ पर काम करने वाले लोगों में और जो आपने मुझे ये दायित्व सौंपा है, मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ बैठे तमाम लोग अपने आप को डिविजनल सेक्रेटरी और डिविजनल प्रेसिडेंट और केंद्रीय उपाध्यक्ष से कम नहीं समझे जो हमारे पास में पद है। हम बड़ी बात नहीं है। 4, 5 और 6 रनिंग यूनियन के मान्यता के चुनाव है और जो यूनियन की मेंबरशिप है इसके अलावा कुछ नहीं लिया है। उसके एवज में इस संगठन ने लाखों रुपए के काम रेल कर्मचारियों के किए हैं। आज रेल कर्मचारी स्वतंत्र रूप से फ्रीडम होकर रेलवे में काम कर रहा है, तो इसका श्रेय भी केवल और केवल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन को जाता है। जो वर्तमान में रेलवे में यूनियन की मान्यता को लेकर जो चुनाव करवाए जा रहे हैं उसके संबंध में गहन चर्चा की गई और अधिक से अधिक रेल कर्मचारियों को इस एनडब्ल्यूआरयू के पक्ष में इस झंडे के निशान पर अधिक से अधिक मत का प्रयोग करके और एनडब्ल्यूआरयू को भारी मतों से विजयी बनाएं। इसके लिए हम सब फील्ड में जाके और अधिक से अधिक जनसंपर्क करके लोगों से अपील करेंगे। हमारे आदरणीय मनोज जी परियार साहब, व्यास जी और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है हमारे माथुर साहब, उन सभी के सानिध्य में वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से एनडब्ल्यूआरयू का वो प्रचार प्रसार चल रहा है उससे लगता है कि वर्तमान में और कहीं भी कोई दूसरी यूनियन इसके समक्ष नहीं है। और हम और भी युवा साथी इस मंच और इसी समाचार पत्रों के माध्यम से सभी रेल कर्मचारियों से हार्दिक अनुरोध करते हैं कि आप अपने भविष्य की सुरक्षा करने वाले रेल में कर्मचारी के हितार्थ की रक्षा करने वाले इस संगठन पर भरोसा कर रहे हैं। आपको पता है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बोर्ड स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर जयपुर में एनडब्ल्यूआरयू के हमारे जो महासचिव हैं मुकेश माथुर जी, वो प्रत्येक रेल कर्मचारी की छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या को निदान कराने में पूरी तरह समर्थ हैं। मंडल स्तर पर हमारे मंडल मंत्री श्री मनोज परिहार जी प्रत्येक समस्या को, प्रत्येक कैटेगरी के प्रत्येक कर्मचारी की समस्या के बारे में भली भांति जानते हैं और उनके निस्तारण के लिए पिछले लगातार 10 वर्षों से और
पिछले 100 वर्षों से ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन निरंतर प्रयासरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठप्पा मारो शान से झंडे के निशान पे, ठप्पा मारो शान से झंडे के निशान पे, ठप्पा मारो शान से झंडे के निशान पे। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। आग में झुलसी महिला का अभी तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम, एमटीएम मोर्चरी के बाहर मृतका के परिजनों का धरना। एम्स अस्पताल में ऑपरेशन कर महिला के पेट से निकाला टॉवेल, 3 महीनों से दर्द से परेशान थी महिला। मान्यता चुनाव के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की ओर से निकाली गई हुंकार रैली। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।